हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको ये पता करना है कि किसी दिए गए बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे मालूम करते हैं। मतलब हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जीरोज अर्थात शून्य का मतलब क्या है। शून्यक चर राशि का वो ऐसा मान होता है कि अगर हम उसे किसी बहुपद में उस चर राशि के स्थान पर प्लेस करें तो पूरे पॉलिनोमियल मतलब पूरे बहुपद का जो वैल्यू निकले वो जीरो हो जाना चाहिए। मतलब एक ऐसी चर राशि का मान जो पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को, पूरे पॉलिनोमियल के मान को शून्य कर दे, तो उसी चर राशि के मान को हम लोग उस दिए गए बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इसको पता करना स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, और पहले हम लोगों ने इस यूनिट में शून्य कैसे ज्ञात करना है यही सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसके बाद शून्य की सहायता से हम किसी भी पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसका वैल्यू आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल के शून्य को हम कैसे ज्ञात करें। यहाँ हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को सेलेक्ट किया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तरीके से दिए गए पॉलिनोमियल का आप शून्यक बता दीजिए। छात्रों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, P फॉर होता है पॉलिनोमियल, अर्थात वो दिया गया बहुपद होगा, और जो ब्रैकेट्स में यहाँ x लिखा गया है मतलब उस बहुपद में जो चर राशि होगी, जिसको आप वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं, वो वहाँ x होगा। वहाँ आप x भी पा सकते हैं। उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आपका टर्म्स होगा वो y भी हो सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मतलब अगर यहाँ पर x लिखा गया है तो पूरे पॉलिनोमियल में जो आपके वेरिएबल टर्म्स होंगे, मतलब चर राशियाँ होंगी, वो केवल x के रूप में पाई जाएंगी। ठीक है, इसको आप ज़रा ध्यान में देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। मतलब हमको इसमें केवल उस दिए गए बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करते वक्त हमारे दिमाग में केवल एक बात रहनी चाहिए कि जो चर राशि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जिसके शून्य के बारे में हमको पता करना है, उस बहुपद में उस चर राशि का मान अगर हम प्लेस करें तो पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य होना चाहिए, तभी वो शून्य कहलाएगा। मतलब आपको ये एक चीज़ पहले से क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि शून्य निकालते वक्त पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि भाई जीरो करने के लिए एक ऐसा वैल्यू चाहिए कि पूरे पॉलिनोमियल का जो दो साइड, इसको हम इक्वेशन के तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों इक्वेशन में बराबर होते हैं। ये आपको पहले से मालूम है। तो पॉलिनोमियल निकालते समय एक बात ध्यान रखना है कि शून्यक वही होगा जो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कर दे। ये आप ध्यान में रखेंगे। मतलब आपको मालूम होगा कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको देते हैं। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इसका जीरोज आपको निकालना है। मतलब कहने का मतलब कि जो यहाँ पर x का वैल्यू है वो क्या होगा, यही होगा पॉलिनोमियल का जीरो। हमें x का वैल्यू बता देना है, वही हमारे पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब जीरोज हो जाएगा। तो चलिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमको इस दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करेंगे जीरो से, क्योंकि शून्यक वही पद होता है जो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल x का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। फर्स्ट स्टेप में आप इसी पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करेंगे x से। अब आपको पॉलिनोमियल x का वैल्यू मालूम है, यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस 5 वही पॉलिनोमियल x का वैल्यू है। अब यहाँ पर आप पक्षांतर करेंगे, इसलिए जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म्स जब राइट साइड में जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा आपका -5। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। मतलब पॉलिनोमियल x जो क्वेश्चन नंबर ए है उसमें बहुपद का शून्यक -5 होगा। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो गया।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर वो क्वेश्चन प्लस में है तो वो क्वेश्चन माइनस में भी दिया जा सकता है। तो अगर हम प्रश्न 1 की तरीके से ही प्रश्न b सॉल्व करेंगे तो यहाँ का वैल्यू दिया गया है x माइनस 5। ठीक है, तो पहले स्टेप में छात्रों क्या करना है कि आप दिए गए पॉलिनोमियल का कंपेयर किससे करेंगे, 0 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि शून्यक वही होगा जो पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। अब हम पॉलिनोमियल x का वैल्यू जो क्वेश्चन में हमको मालूम है उसका कंपैरिजन करेंगे हम 0 से। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पर पक्षांतर करने के बाद x का वैल्यू आपको मिल गया 5। ठीक है, तो प्रश्न A का आंसर -5 होगा और प्रश्न B का आंसर होगा आपका 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 2 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाकर 2-3 पद मिलाते हुए आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर C और क्वेश्चन नंबर D है। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर C और क्वेश्चन नंबर D को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर C और क्वेश्चन नंबर D में सबसे पहले यहाँ आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर C में पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, करना क्या है, वही पुरानी चीज़। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल x का कंपेयर करेंगे 0 से। पॉलिनोमियल x का वैल्यू जो कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा उसका कंपैरिजन आपको 0 से करना है। अब चूँकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल में उसमें 2 आपके कांस्टेंट हैं, एक 5 है और एक क्या है, 2 है। तो हम बारी बारी से इसको चेंज करते हुए राइट हैंड साइड में भेज देंगे। अगर आपका अभ्यास हो तो आप एक साथ उसको भेज सकते हैं, नहीं तो आप एक एक स्टेप करिएगा। एक एक स्टेप में पहले आपको बता रहा हूँ, फिर आप किस तरीके से दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हैं ये भी देख लेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो 2x है इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं, तो हम इसको छोड़ते हुए पहले ओनली कांस्टेंट को 0 की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस में है, राइट हैंड साइड में हम उसको लिखेंगे माइनस में। ठीक है, अब हमने एक टर्म्स का पक्षांतर कर लिया। अब हम दूसरे टर्म्स, दूसरे कांस्टेंट को 2 को भी पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में भेज देंगे। हैंस x इज इक्वल टू -5/2। बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 2 और x के बीच में गुणन की क्रिया हो रही है। तो जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो गुणन की क्रिया भाग के रूप में बदल जाती है, इसलिए हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन का आंसर पा लिया, x इज इक्वल टू -5/2। अब आप कहेंगे ये दोनों स्टेप सर बोल रहे थे कि किस तरीके से दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हैं। बस वो आपको माइंड में करना है कि कैसे किया जाता है। सपोज दैट अगर यही क्वेश्चन आपको एक बार और करना है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो आप पहले की तरीके से px का कंपेरिजन करेंगे 0 से। px का वैल्यू यहाँ पर रखते हुए उसका कंपेरिजन करेंगे 0 से। अब यहाँ पर दोनों स्टेप देखेंगे, आपको ओनली x का वैल्यू निकालना है। सो x इज इक्वल टू, बस माइंड में ये रखना है कि पहले 5 का पक्षांतर होगा तो वो होगा -5, फिर बाद में 2 का पक्षांतर होगा तो लिखा जाएगा /2। बस यही दोनों स्टेप एक साथ है। जहाँ आप इसको अलग अलग कर रहे थे वहाँ आपको एक साथ में पदों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र करना है ताकि आपसे मिस्टेक ना होने पाए। देखेंगे x का वैल्यू -5/2, मतलब तीसरे क्वेश्चन का जो जीरोज होगा वो -5/2 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर D की तरफ। क्वेश्चन नंबर D भी आपका 2 खंडों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर D में दिया गया है, इफ़ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर पुराने क्वेश्चन की तरीके से पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू कंपेरिजन करेंगे उसका 0 से। थर्ड स्टेप में आप पॉलिनोमियल x का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हैंस
x इज इक्वल टू, आप दोनों स्टेप एक साथ ध्यान में देखेंगे, -2 का पक्षांतर करेंगे तो उधर वो ट्रांसफर होने के बाद राइट हैंड साइड में वो लिखा जाएगा +2 में। उसके बाद x के साथ जो कांस्टेंट 3 है उसका पक्षांतर होगा तो 3 आएगा डिवीजन फॉर्म में। मतलब डी वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 2/3। कहने का मतलब जो x इज इक्वल टू 2/3 है वो उस पॉलिनोमियल में अगर हम प्लेस कर देंगे 2/3 तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको ये भी सेटिस्फाइड करने के लिए चेक कर दिया जाता है। देखिए, इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 सो 3x - 2 का वैल्यू 0 निकलना चाहिए, तभी आप इस बात को सही मानिए। यहाँ पर देखेंगे 3, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर 2/3। देखिए x का वैल्यू अब हमने यहाँ पर कितना रख दिया 2/3, देन सब्ट्रैक्ट -2, 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया और आपके पास आया 2 - 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2/3 ही वो जीरोज होगा, वो शून्यक होगा, जिसे हम 3x - 2 में अगर प्लेस करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा 0। यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि शून्यक वही टर्म्स होता है, जीरोज वही टर्म्स होता है कि अगर उसे पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल टर्म्स के जगह पर प्लेस कर दें तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सब एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग हैं, इसलिए आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जब समझने को मिलेगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना भी आसान होगा, जीरोस तो आपके लिए आसान होगा ही। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं, जिसमें सिंगल टर्म्स का क्वेश्चन है। इफ़ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करना है 0 से, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल का वैल्यू रखेंगे, मीन्स 3x इज इक्वल टू 0। अब पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए हमको x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 0/3 जो होता है 0, क्योंकि 0 का रूल्स आपको मालूम है कि इफ़ अगर हम किसी संख्या से 0 को डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट हमको क्या मिलता है 0। ये आपका 0 का फार्मूला है, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या से, चाहे वो आपका नेगेटिव में है चाहे वो आपका पॉजिटिव में होगा, अगर उस संख्या से उस नंबर से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट मिलता है 0। ये आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ा ही होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो डी का ई का आंसर है उसमें x का वैल्यू आपको मिल चुका है 0। अब हम ज़रा इसको भी सेटिस्फाइड हो ले, क्या 0 वैल्यू है वो पॉलिनोमियल x के लिए सूटेबल है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 3x। अब 3x के जगह पर 3 और x के जगह पर 0 रखने पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया, देखिए आपके सामने है, कितना है 0 है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पॉलिनोमियल 3x में x जो होगा उसका वैल्यू होगा 0। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर f की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर f, अब इसमें से नंबरों को हटाते हुए उसने कहा है पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू cx प्लस डी। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू cx प्लस डी। यहाँ ध्यान देंगे c और d जो होंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगी, यहाँ आपको यही ध्यान देना है। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि x है, मतलब हमको x का वैल्यू याद करना है। मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 जो आप बताएंगे वो x के फॉर्म में निकलेगा। तो वही पुरानी चीज़ हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का कंपेयर करेंगे किससे, 0 से। फिर आप पॉलिनोमियल का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको पुट करते हुए उसका कंपैरिजन करेंगे किससे, 0 से। अब बारी बारी से सबसे पहले जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले पक्षांतर होगा d का, जो जाएगा आपका माइनस में। उसके बाद पक्षांतर होगा c का, वो आएगा डिवीजन के फॉर्म में। मतलब इसका जो आंसर होगा x इज इक्वल टू -d/c,
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ आपका सॉल्व हो चुका है कि क्वेश्चन नंबर एफ में सी एक्स प्लस डी का जो शून्यक होगा वो माइनस डी अपान सी होगा। हम लोग यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि क्या माइनस डी अपान सी अगर इस पॉलिनॉमियल में प्लेस कर दें तो जीरो आएगा। चेक कर लेते हैं। सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सी इंटू एक्स के जगह पर माइनस डी अपान सी एंड प्लस डी। सी एंड सी कैंसिल, माइनस डी एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। आपके सामने आंसर है कि हाँ, जब माइनस डी अपान सी को प्लेस किया गया तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू आ रहा है 0। तो एक बार फिर से गौर करिएगा, आखिर शून्यक क्या होते हैं? शून्यक किसी दिए गए बहुपद में उस चर राशि का एक ऐसा मान होता है जो पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को शून्य कर देता है। चलिए अब हम इस कड़ी में अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर पॉलिनोमियल x का वैल्यू ax हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, पॉलिनोमियल x का वैल्यू दिया गया है ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आप 0 के रूल्स में आ जाएंगे कि अगर किसी संख्या में हम 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। इसलिए आपसे यहाँ पर कहा गया है कि a का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करेंगे 0 से। अब पॉलिनोमियल x का वैल्यू पुट करेंगे, ax का कंपैरिजन करेंगे 0 से। सो x इज इक्वल टू 0 अपान a मीन्स 0। यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो निकल चुका है 0। ठीक है, इस तरीके से आज हमने कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.2 में पॉलिनोमियल का 0 मतलब किसी दिए गए बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने बड़े ही आसानी से सीख लिया है। छात्रों, अब हम इसके अगले कड़ी में यहाँ पर पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू निकालना ज्ञात करेंगे, लेकिन वो वीडियो आपको आने वाले समय में प्रस्तुत किया जाएगा। जो मेरे इस चैनल पे पहली बार हो, कक्षा 9 के छात्र, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़े ही फ़ायदेमंद साबित होगी और आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलेगा जो आपके मैथमेटिक्स के बेसिस को बहुत ही मजबूत करेगा। ठीक है, चलते हैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो की तैयारी करने के लिए। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं।